Hello, hello, hello to all my lovely students. Welcome back to Bio Blossom Education with Sonali. कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 4 का नेक्स्ट टॉपिक विच इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। अगेन इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग के शॉर्ट नोट्स में ये क्वेश्चन ऑब्वियसली आ सकता है। जो 5 मार्क्स का आता है ना शॉर्ट नोट, उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है। डोंट वरी, आज हम ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझेंगे। मैं ट्राई करूँगी कि आपको हर एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझ आ जाए। प्लस नोट्स आप लोग के लिए बहुत अच्छे से मैंने रेडी किया है। जैसे स्लाइड्स में लिखा है आप वैसे ही नोट डाउन कर सकते हो अपनी कॉपी में। ओके, तो सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। ओके, तो फर्स्ट लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन। जैसे कि मैंने आपको हमेशा बोला है कि हम डायरेक्ट टॉपिक स्टार्ट नहीं करते, थोड़ा हमको इंट्रोडक्शन लिखना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग द मेन टॉपिक, जिससे हमारा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो क्या लिखा है देखो। फर्स्ट पॉइंट, हीमोग्लोबिन इज द आयरन कंटेनिंग पिगमेंट of red blood cell. It is a chromoprotein forming 95% of dry weight of RBC. Molecular weight of hemoglobin is 68,000 डेल्टन्स। यहाँ पे आप डेल्टन्स लिख देना, ठीक है। क्या समझे फर्स्ट लाइन से? तो यहाँ पे कुछ फैक्ट्स दिए हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। फर्स्ट तो देखो, मैं आप लोग को पहले एक ब्लैंक पेज में हर चीज समझा देती हूँ, उसके बाद हम पॉइंट वाइज लाइन वाइज सब कुछ पढ़ लेंगे। ठीक है, तो हम बेटा आज क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं अबाउट हीमोग्लोबिन। नाउ व्हाट इज हीमोग्लोबिन? तो हीमोग्लोबिन इज मेड ऑफ टू कंपोनेंट्स। वन कंपोनेंट इज हीम एंड सेकेंड कंपोनेंट इज ग्लोबिन। नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, नाउ व्हाट इज हीम? हीम इज ए आयरन कंटेनिंग पिगमेंट। हीम एक पिगमेंट होता है जिसमें आयरन प्रेजेंट होता है। इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा, जब भी किसी इंसान को हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो डॉक्टर उसको एडवाइज करते हैं टू ईट आयरन कंटेनिंग फूड्स। ओके, एंड व्हाट इज ग्लोबिन? तो ग्लोबिन है एक प्रोटीन। ओके, एंड ऑब्वियसली अगर प्रोटीन है तो किससे बना होगा बेटा? पॉलीपेप्टाइड चेन से। तो ये जो ग्लोबिन है इट इज मेड ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। ओके, जिसमें अल्फा के 2 चेन रहते हैं एंड बीटा के 2 चेन प्रेजेंट रहते हैं। इतना तक समझ आ रहा है आप लोग को? नाउ नेक्स्ट, अगर हम हीम का बात करें, then heme is composed of a ring like structure या ring like organic compound which is known as porphyrin. क्या बोली मैं? heme is composed of a ring like structure which is known as porphyrin, and this porphyrin is composed of 4 pyrrole rings. कैसा स्ट्रक्चर होता है बेटा? देखो, बीच में तो होगा आयरन, और आयरन किस फॉर्म में रहता है? तो आयरन Fe2 स्टेट के फॉर्म में रहता है, यानी फेरस फॉर्म में रहता है। और ये आयरन के चारों साइड प्रेजेंट होता है पाइरोल रिंग। ओके, दिस पाइरोल रिंग, यहाँ पे पी बस लिख दे रही हूँ, दैट मीन्स पाइरोल रिंग। चारों साइड से पाइरोल रिंग से अटैच होके रहता है। पाइरोल रिंग के भी नाइट्रोजन एटम से अटैच होके रहता है, Fe+, या फिर हम बोल सकते हैं फेरस एटम। डन, इतना तक समझ आया? अब ये कंप्लीट स्ट्रक्चर जो मैं यहाँ पे ड्रॉ की हूँ, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वन हीम। ओके, क्या बोली? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वन हीम मॉलिक्यूल। और हम बोल सकते हैं ये पूरा स्ट्रक्चर है पोरफायरिन। मैं क्या बोली? हीम इज कंपोज्ड ऑफ पोरफायरिन मॉलिक्यूल। एक पोरफायरिन मॉलिक्यूल इज कंपोज्ड ऑफ 4 pyrrole rings and 1 ferrous atom or 1 iron atom, and this iron is attached to the end of each pyrrole ring. समझ आया इतना तक? ओके, नाउ ग्लोबिन का अगर बात करूं वहीं पे मैं, तो ग्लोबिन एक प्रोटीन है विच इज कंपोज्ड ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। उसमें अल्फा 2 बीटा 2 प्रेजेंट रहता है। नाउ ग्लोबिन का वन चेन ऑफ ग्लोबिन कनेक्ट्स विथ वन हीम मॉलिक्यूल। समझ आया? ओवरऑल एक हीमोग्लोबिन में, अगर मैं बात करूं, एक हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट रहते हैं 4 ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स प्लस 4 हीम मॉलिक्यूल्स, और एक हीम एक ग्लोबिन के साथ अटैच होके है, और ये एक हीम का स्ट्रक्चर है। समझ आ गया? एक हीमोग्लोबिन में 4 हीम मॉलिक्यूल्स, 4 ग्लोबिन चेन प्रेजेंट रहते हैं। 4 हीम मॉलिक्यूल मतलब क्या हो जाएगा बेटा? 4 आयरन एटम्स Fe++ फॉर्म में,
and as a result one hemoglobin carries 4 oxygen molecules because वन Fe++ जो रहता है एक आयरन एटम एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करता है। तो अगर 4 हीम है तो ऑब्वियसली 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड करेंगे, दैट मीन्स ओवरऑल 1 हीमोग्लोबिन के साथ 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैरी हो रहे हैं। समझ आ गया इतना तक बेसिक स्ट्रक्चर जो है हीमोग्लोबिन का। अब वहीं यहाँ हम पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट जैसे आप लोग का लिखा हुआ है कि हीमोग्लोबिन एक आयरन कलरिंग मटेरियल है, ऑब्वियसली क्योंकि उसके पास क्या प्रेजेंट है, आयरन प्रेजेंट है, ओके। एंड हीमोग्लोबिन ही क्या करता है बेटा, आरबीसी को रेड कलर प्रोवाइड कर रहा है, ब्लड को रेड कलर दे रहा है हीमोग्लोबिन। नाउ हीमोग्लोबिन एक क्रोमोप्रोटीन है, क्रोमो वर्ड का मतलब होता है कलर, दैट मीन्स कलरिंग प्रोटीन है। और आरबीसी का अबाउट 95% इज ओनली हीमोग्लोबिन एंड मॉलिक्यूलर वेट क्या है हीमोग्लोबिन का, 68,000 डेल्टन्स, ओके। देन अगर हम लोग क्वांटिटी का बात करें तो एवरेज हीमोग्लोबिन कंटेंट इन ब्लड इज 14 to 16 ग्राम पर डीएल, डीएल का मतलब होता है डेकालीटर, ओके। तो एक नॉर्मल एवरेज रेंज अगर देखा जाए तो हमारे ब्लड में 14 to 16 ग्राम पर डीएल होना चाहिए, बट मेल फीमेल्स एंड फीटस या फिर बेबीज में इसका वैल्यू थोड़ा वेरी करता है। सबसे ज़्यादा वैल्यू अगर हम बात करें तो वो फीटल स्टेज में प्रेजेंट रहता है या बेबी स्टेज में प्रेजेंट रहता है, उसके बाद मेल्स एंड देन फीमेल्स। अगर मेल्स का बात किया जाए तो 15 ग्राम पर डीएल, फीमेल्स का बात करा जाए तो 14.5 ग्राम पर डीएल। क्यों? अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि मैम मेल्स में ज़्यादा क्यों है एज कम्पेयर टू फीमेल, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एंड्रोजन। मेल्स के बॉडी में क्या प्रेजेंट रहता है, एंड्रोजन, एंड एंड्रोजन हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ आरबीसी। समझ आ गया। और अगर हम लोग न्यूबॉर्न बेबी के केस में बात करें तो न्यूबॉर्न बेबीज के केस में और ज़्यादा रहता है हीमोग्लोबिन कंटेंट विच इज़ अबाउट 25 ग्राम पर डीएल, ठीक है। क्या बोली, न्यू बॉर्न बेबीज के केस में द कंटेंट ऑफ हीमोग्लोबिन इज 25 ग्राम पर डीएल। समझ आ गया। नाउ ईच आरबीसी कंटेन अबाउट 280 मिलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स, दैट मीन्स एक आरबीसी में बेटा 280 मिलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स है, तो सोचो कितना हाई नंबर है, ठीक है। ओके, ये लाइन कट कर देना, ये लाइन आप लोग को नहीं लिखना है, ये ऐड हो गया, ओके, ये लाइन कट कर देना। नेक्स्ट पॉइंट, हीमोग्लोबिन इज अ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन हम क्यों बोले हैं बेटा, क्योंकि इसमें बोथ प्रोटीन पार्ट भी प्रेजेंट होता है एंड नॉन प्रोटीन पार्ट भी प्रेजेंट है। प्रोटीन पार्ट कौन सा है बेटा, ग्लोबिन, नॉन प्रोटीन पार्ट कौन सा है, हीम। समझ आया। लिखा है नेक्स्ट पॉइंट में कि इट कंसिस्ट ऑफ अ प्रोटीन, प्रोटीन पार्ट है जिसको ग्लोबिन बोल रहे हैं, विद एन आयरन कंटेनिंग पिगमेंट। प्रोटीन पार्ट को ग्लोबिन बोला गया है, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट को हिम बोला गया है। इजी। देन प्रोटीन ग्लोबिन इज कंपोज्ड ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, पढ़ चुके। और अगर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स है तो हम उसको टेट्रामर बोल सकते हैं, टेट्रा यानी 4, जिसमें 2 अल्फा चेन्स हैं एंड 2 बीटा चेन्स हैं। नाउ अल्फा चेन कंटेन्स 141 एमिनो एसिड्स। अल्फा चेन्स में कितने एमिनो एसिड्स हैं, ऑब्वियसली प्रोटीन चेन है तो इट इज कंपोज्ड ऑफ एमिनो एसिड। अल्फा चेन में है 141 एमिनो एसिड्स, बीटा चेन में है 146 एमिनो एसिड। अल्फा चेन का मॉलिक्यूलर वेट है 15,126 डेल्टन्स एंड बीटा चेन का मॉलिक्यूलर वेट है 15,866 डेल्टन। ओके, तो कुछ फैक्ट्स हैं जो आप लोग को याद रखनी। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर। दिस इज द स्ट्रक्चर। ओके, नाउ हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर होता है वो डिपिक्ट्स करता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स होते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड देन क्वाटरनरी। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्यों है बेटा, क्योंकि यहाँ पे एक्सेसिव फोल्डिंग्स हुआ है प्रोटीन का, प्लस यहाँ पे 4 चेन्स प्रेजेंट हैं, ओके, जिसमें 2 हैं अल्फा चेन, पिंक कलर का जो है अल्फा चेन, ब्लू कलर का जो है बीटा चेन, ओके। एंड ईच चेन में देखो आप लोग प्रेजेंट है, ईच चेन में प्रेजेंट है हीम ग्रुप। मैंने बताया था एक चेन कंबाइन करता है विथ एक हीम ग्रुप, और एक हीम ग्रुप में एक आयरन प्रेजेंट है जिसके साथ एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कंबाइन करेगा। तो उस हिसाब से 4 हीम मॉलिक्यूल हो गए, 4 आयरन मॉलिक्यूल हो गए, एंड उस हिसाब से 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैरी होंगे बाय द हेल्प ऑफ 1 हीमोग्लोबिन।
जैसे आप इमेजिन करो हीमोग्लोबिन को एज अ 4 सीटर कार। जैसे एक कार होता है 4 सीटर जिसमें 4 ही सीट है, 4 ही लोग उसमें बैठ सकते हैं, तो वैसे ही हीमोग्लोबिन एक 4 सीटर कार है जिसमें 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के लिए ही सीट प्रेजेंट है। डन, समझ आ गया। नेक्स्ट, to each chain is attached a chemical structure known as heme group. At the center of each ring is an iron ion that can combine reversely with one oxygen molecule, allowing each hemoglobin molecule to bind 4 ऑक्सीजन molecules. ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी है। और जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हीम के साथ कंबाइन करता है वो एक रिवर्सिबल मैनर में कंबाइन करता है, सो दैट वापस आपस में वो लोग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लिखा है अबाउट पोरफायरिन। Heme is composed of a ring-like organic compound known as porphyrin and it is formed of 4 pyrrole rings, इसीलिए हम उसको टेट्रापायरॉल बोल रहे हैं। 1, 2, 3 and 4 ये हमने डिस्कशन ऑलरेडी कर लिया है। 4 पायरॉल रिंग्स रहते हैं एंड द पायरॉल रिंग्स आर अटैच्ड टू वन अनदर बाय मीथेन ब्रीजेस। अब जो 4 पायरॉल रिंग है, एक बार और डायग्राम देख लो। ओके ना, ये जो 4 पायरॉल रिंग्स हैं, ये पायरॉल रिंग्स आपस में कनेक्टेड रहते हैं बाय मीथेन ब्रीजेस, CH3 ब्रीजेस से आपस में ये लोग कनेक्टेड रहते हैं। ओके, एंड द आयरन इज अटैच्ड टू एन ऑफ ईच पायरॉल रिंग, ये भी मैंने बताया, एंड एन ऑफ ग्लोबिन मॉलिक्यूल। ग्लोबिन के साथ भी आयरन उसके नाइट्रोजन एटम में ही अटैच होके रहता है। समझ आया इतना तक आप लोग को? ना और एक चीज बेटा जो आप लोग के एग्जाम में एज क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि एक वर्ड है मायोग्लोबिन। जैसे हीमोग्लोबिन है वैसे मायोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है? द पिगमेंट प्रेजेंट इन द आरबीसी और इन द ब्लड विच कंबाइंस विथ ऑक्सीजन। मायोग्लोबिन, मायो मतलब क्या? मसल्स। तो मायोग्लोबिन क्या है? ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट, या हम बोल दें ऑक्सीजन बाइंडिंग पिगमेंट इन मसल्स। मसल्स में जो ऑक्सीजन बाइंडिंग पिगमेंट है दैट इज क्या? मायोग्लोबिन। समझ आया? और एक वैसे ही है न्यूरोग्लोबिन। न्यूरो मतलब क्या समझ रहे हो? ब्रेन। तो इजी, ऑक्सीजन बाइंडिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन ब्रेन या ब्रेन सेल्स बोल लो। समझ आया आप लोग को इतना तक? नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेंगे अबाउट हीमोग्लोबिन टाइप्स। तो हीमोग्लोबिन इज ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स। फर्स्ट है एडल्ट हीमोग्लोबिन, सेकेंड है फीटल हीमोग्लोबिन। HbA, HbF। Hb का मतलब समझ रहे हो? हीमोग्लोबिन। A मतलब एडल्ट, F मतलब फीटस। नाउ क्या लिखा है देखो, रिप्लेसमेंट ऑफ फीटल हीमोग्लोबिन बाय एडल्ट हीमोग्लोबिन स्टार्ट्स इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। इट इज कंप्लीटेड एट अबाउट 10th to 12th वीक आफ्टर बर्थ। Both the types of hemoglobin differ from each other structurally and functionally. नाउ देखो, फीटल हीमोग्लोबिन मतलब जो फीटस स्टेज में प्रेजेंट है, जब बेबी मदर के यूटेरस में है तो उसके बॉडी में रहता है फीटल हीमोग्लोबिन, बट जैसे ही उसका बर्थ हो जाता है तो वो फीटल हीमोग्लोबिन रिप्लेस हो जाता है बाय एडल्ट हीमोग्लोबिन एंड अप टू 12th वीक आफ्टर बर्थ दैट ट्रांसवर्सन इज कंप्लीटेड। नाउ अगर हम बात करें तो HbA एंड HbF दोनों आपस में डिफर करते हैं बोथ इन देयर स्ट्रक्चर एज वेल एज इन देयर फंक्शन। अगर हम बात करें एडल्ट हीमोग्लोबिन का यानी HbA का, तो इसमें जो ग्लोबिन चेन रहते हैं वो कंपोज हुए रहते हैं अल्फा 2 एंड बीटा 2 चेन से। बट वहीं अगर हम बात करें HbF का, तो यहाँ पे जो ग्लोबिन चेन है दैट इज कंपोज ऑफ अल्फा 2 बट गामा 2। यहाँ बीटा 2 नहीं रहता बेटा, यहाँ गामा 2 रहता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम एफिनिटी का बात करें तो HbF हैज मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन एज कॉम्पेयर टू HbA। मतलब मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन केस ऑफ फीटल हीमोग्लोबिन एंड as a result, the hemoglobin dissociation curve of fetal blood shifted to left. अब ये hemoglobin dissociation curve क्या होता है, ये सब तो आप लोग का यूनिट 2 में दिया है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, और वहीं पे हम इस चीज़ को डिटेली पढ़ेंगे, तभी आपको ये चीज़ समझ आएगा। ठीक है, नाउ आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि मैम HbF का एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए ज़्यादा क्यों है? तो क्या होता है बेटा, जैसे सपोज दिस इज द यूटेरस ऑफ मदर। अब यहाँ पे प्रेजेंट है बेबी और ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं बाय द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा ही सब एक्सचेंज को कराता है बॉडी में बिटवीन मदर एंड फीटस।
ना बेबी को ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? फ्रॉम मदर। मदर का बॉडी से ही तो ऑक्सीजन एंटर करेगा वाया प्लेसेंटा टू फीटस। तो अगर बेबी का जो हीमोग्लोबिन है उसका एफिनिटी ज़्यादा होगा ऑक्सीजन के लिए, तभी तो वो मदर के ब्लड से ऑक्सीजन को ले पाएगा, वरना कैसे लेगा? समझ आया आप लोग को चीज़? देन नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन. Okay, now synthesis of hemoglobin actually starts in pro-erythroblastic stage but appears in the intermediate normoblastic stage only. तो अब ये जो स्टेजेस के नाम लिखे हैं ये हम लोग पढ़ेंगे हीमोपोइसिस टॉपिक के अंडर, जहां हम देखेंगे कि इरिथ्रोसाइट बनता कैसे है. जब आप वो स्टडी करोगे आरबीसी कैसे बन रहा है, तो उसमें आप लोग देखोगे बहुत सारे स्टेजेस हैं, तो वो चीज़ तो हम वहीं ही पढ़ेंगे. अभी के लिए बस आप ये चीज़ समझ लो, याद कर लो कि हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस प्रो इरिथ्रोब्लास्टिक स्टेज में स्टार्ट हो जाता है, बट दिखना कब स्टार्ट करता है? नॉर्मोब्लास्टिक स्टेज में. Okay, and production of hemoglobin continues until the stage of reticulocyte. Again, all these three are the stages of RBC formation. Now, very important point कि hemoglobin का heme is synthesized in mitochondria and the protein part globin is synthesized in the ribosome. ये चीज आपको याद रखनी है कि हीम माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है, ग्लोबिन राइबोसोम्स में बनता है. ओके, नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे सिंथेसिस. फर्स्ट हम पढ़ेंगे सिंथेसिस ऑफ हीम, उसके बाद हम पढ़ेंगे सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन. तो ये चीज़ को पहले मैं आपको समझा देती हूँ इन दिस डायग्राम, उसके बाद हम पॉइंट टू पॉइंट हर चीज़ को पढ़ लेंगे जो स्लाइड्स में लिखा हुआ है. डन. तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द सिंथेसिस ऑफ हीम. और सिंथेसिस ऑफ हीम कहाँ हो रहा है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया में. तो दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड दिस इज साइटोप्लाज्म. ओके, तो फर्स्ट हम देखते हैं हीम कैसे बन रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में. तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया में? टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सक्सिनाइल कोएंजाइम ए combines with two molecule of glycine and they form a product which is alpha aminolevulinic acid. ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम ALA सिंथेज. ALA का फुल फॉर्म क्या है बेटा? अल्फा एमिनोलेबुलिनिक. वो है ALA का फुल फॉर्म एंड द एंजाइम इज ALA सिंथेज. समझ आ गया? दिस इज द फर्स्ट स्टेप. फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ? टू मॉलिक्यूल ऑफ सक्सिनाइल कोएंजाइम A combines with two molecule of glycine to form alpha aminolevulinic acid in the presence of ALA synthase enzyme. ठीक है, अब ये जो ALA बना है अल्फा एमिनोलेबुलिनिक एसिड, ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगा टू द साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म के पास आ जाएगा. ठीक है, अब साइटोप्लाज्म के पास प्रेजेंट क्या है? टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्फा लेमिलुनिक एसिड. अब वो कन्वर्ट होगा टू पोर्फोबिलिनोजेन. ये सेकेंड स्टेप. सेकेंड स्टेप में क्या हुआ कि जो ALA ट्रांसपोर्ट होके आया है साइटोप्लाज्म में, वही टू मॉलिक्यूल ऑफ ALA कंबाइन हो गए आपस में और फॉर्म कर दिए पोर्फोबिलिनोजेन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ALA डिहाइड्रेटेज. ठीक है, नाउ थर्ड स्टेप. थर्ड स्टेप में क्या होगा? पोर्फोबिलिनोजेन इज कन्वर्टेड इनटू यूरोपोर्फोबिलिनोजेन 1 इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सिंथेज. अब ये चीज आपको याद करनी है, जैसा लिखा है वैसे याद करना है, इसमें कोई बेटा लॉजिक नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट नंबर फोर्थ स्टेप में क्या होगा? यूरोपोर्फोबिलिनोजेन 1 is converted into यूरोपोर्फोबिलिनोजेन 3 in the presence of enzyme co-synthase. ठीक है, नेक्स्ट नंबर 5 स्टेप. यूरोपोर्फोबिलिनोजेन 3 is converted into कोप्रोफॉरफाइरिनोजेन 3. ठीक है, क्या बोली? यूरोपोर्फोबिलिनोजेन 3 is converted to कोप्रोफॉरफाइरिनोजेन 3. एंड ये जो है इट इज अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर. इट इज अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर एंड ये जो हुआ है इट इज बाय द हेल्प ऑफ डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम. नाउ ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है साइटोप्लाज्म में, इट इज ट्रांसपोर्टेड बैक इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया. वापस माइटोकॉन्ड्रिया में आ गया और माइटोकॉन्ड्रिया में जैसे ही आया तो कोप्रोफॉरफाइरिनोजेन 3 इज कन्वर्टेड टू प्रोटोपोरफायरिनोजेन 9 बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम ऑक्सीडेज. मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ है. ठीक है, देन नंबर 7 स्टेप.
protoporphyrin 9 is converted into protoporphyrin 9 by the help of enzyme oxidase. Again oxidation reaction हुआ और हमारे पास protoporphyrin 9 फॉर्म हो गया है. समझ आया इतना तक आप लोग को? Now this protoporphyrin 9 combines with Fe2 plus आयरन के साथ कंबाइन कर रहा है, फेरस स्टेट ऑफ आयरन के साथ कंबाइन कर रहा है टू फॉर्म हीम इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फेरोचिलेटेज. समझ आ गया? अब हीम बन गया माइटोकॉन्ड्रिया में. अब ये हीम ट्रांसपोर्ट हो जाएगा इनटू द साइटोप्लाज्म जहां पे ग्लोबिन प्रेजेंट है ऑलरेडी और फॉर्म कर देगा हीमोग्लोबिन. समझ आया? यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, पॉइंट वाइज पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी. देखो, इन द माइटोकॉन्ड्रिया 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सक्सिनाइल कोएंजाइम ए कंबाइन विथ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइसिन एंड कंडेंस टू फॉर्म, अच्छा सॉरी ये 8 नहीं होगा, ये अल्फा होगा, ठीक है, अल्फा एमिनो लेबुलिनिक एसिड बाय ALA सिंथेज. हो गया. सेकेंड में ALA इज ट्रांसपोर्टेड टू द साइटोप्लाज्म. 2 molecules of ALA combine to form porphobilinogen in the presence of ALA dehydratase. Clear? Then porphobilinogen is converted into uroporphobilinogen 1 by uroporphobilinogen 1 synthase. Then uroporphobilinogen 1 is converted into uroporphobilinogen 3 by porphobilinogen 3 co-synthase. Then from uroporphobilinogen 3, a ring-like structure called coproporphyrinogen 3 is formed by uroporphobilinogen decarboxylase. Done. Then क्या बना बेटा? अभी तक हम जो देखे यहाँ पे लास्ट हमारे पास क्या बना है? कोप्रोपोरफायरिनोजन. तो अब क्या होगा? कोप्रोफायरिनोजन 3 इज ट्रांसपोर्टेड बैक टू माइटोकॉन्ड्रिया, वापस चली गया माइटोकॉन्ड्रिया के पास, where it is oxidized to form protoporphyrinogen 9 by coproporphyrinogen oxidase. डन. उसके बाद क्या फॉर्म होगा? प्रोटोपोरफायरिनोजन 9 इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटोपोरफायरिनोजन protoporphyrinogen 9 is converted into protoporphyrin 9 by the help of enzyme protoporphyrinogen oxidase. And last step is protoporphyrin 9 combines with iron. आयरन का कौन सा स्टेट? फेरस स्टेट, टू फॉर्म हीम इन द प्रेजेंस ऑफ विच एंजाइम? फेरोचिलेटेज. डन. और उसके बाद हीम ट्रांसपोर्ट हो जाएगा टू साइटोप्लाज्म. देखिए यहाँ पे हम हीम आ गया कहाँ पे? साइटोप्लाज्म के पास, जहाँ पे वो ग्लोबिन के साथ कंबाइन होके हीमोग्लोबिन फॉर्म करा. तो ये तो हो गया सिंथेसिस ऑफ हीम. अब हमको क्या करवाना है? सिंथेसिस ऑफ. नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? फॉर्मेशन ऑफ ग्लोबिन. ग्लोबिन का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है बेटा? राइबोसोम्स में. और एक ग्लोबिन चेन में क्या प्रेजेंट है? 2 अल्फा चेन्स एंड 2 बीटा चेन. और अल्फा चेन में कितने अमीनो एसिड हैं? 141, ये तो पढ़ लिया है ना हमने सब. और बीटा चेन में 146 अमीनो एसिड्स है. नाउ ईच पॉलीपेप्टाइड चेन कंबाइंस विथ 1 हीम मॉलिक्यूल. ये भी मैंने आपको बताया था कि एक ग्लोबिन चेन एक हीम मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करता है. And after complete configuration, each heme molecule contain 4 polypeptide chain and 4 heme molecules. तो as a result 4 चेन बन जाएंगे, 4 हीम मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे. डन. और एक हीम मॉलिक्यूल में एक आयरन है, तो कंप्लीट में 4 आयरन हुए. और एक आयरन एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी कर रहे हैं, तो 4 Fe++ 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करेंगे. डन. समझ आ गया आप लोग को? यहां तक सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन इज कंप्लीटेड. डन. नेक्स्ट हम क्या देखेंगे बेटा? डिस्ट्रक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन. सिंथेसिस हो गया तो डिस्ट्रक्शन भी देखना पड़ेगा. अब आरबीसी का लाइफ स्पान हमने पढ़ा है. लाइफ स्पान कितना होता है? 120 डेज. नाउ आफ्टर 120 डेज द आरबीसी इज डिस्ट्रॉयड इन द रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, पर्टिकुलरली इन स्प्लीन, एंड द हीमोग्लोबिन इज रिलीज्ड इनटू द प्लाज्मा. ठीक है. तो हमने पढ़ा भी था कि आरबीसी का ग्रेवयार्ड होता है स्प्लीन. तो स्प्लीन में ही आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है और आरबीसी से हीमोग्लोबिन रिलीज हो जाता है इनटू ब्लड प्लाज्मा. नाउ द हीमोग्लोबिन इज देन डिग्रेडेड इन द रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स एंड स्प्लिट इनटू हीम एंड ग्लोबिन. अब हीमोग्लोबिन क्या होगा? टूट जाएगा हीम में एंड ग्लोबिन में. अब जो ग्लोबिन पार्ट है दैट इज यूटिलाइज्ड फॉर द रीसिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन.
ग्लोबिन को वैसे ही रख लिया जाएगा ताकि वापस जब हीमोग्लोबिन बने नया तो उसमें उसको यूज कर लिया जाए। बट जो हीम पार्ट है उसको वापस तोड़ दिया जाएगा इनटू आयरन एंड पोरफायरिन। नाउ आयरन को तो बॉडी में स्टोर कर लेंगे एज फेरिटिन। फेरिटिन मतलब क्या, Fe3+ फॉर्म में स्टोर कर लेंगे। अगेन उसको फिर यूज करा जाएगा फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू हीमोग्लोबिन। बट जो पोरफायरिन है बेटा उसको हम स्टोर नहीं कर सकते, उसको हम कन्वर्ट कर देंगे एक ग्रीन पिगमेंट में जिसका नाम है विलीबर्डिन। एंड ह्यूमन बींग्स में मोस्ट ऑफ द विलीबर्डिन इज देन कन्वर्टेड इनटू बिलीरुबिन विच इज द येलो पिगमेंट। And this biliverdin and bilirubin are together called as bile pigments and are excluded in urine and feces. समझ आया? और एक बार बोलूं, हीमोग्लोबिन का जब ब्रेकडाउन होगा तो वो टूट जाएगा हीम एंड ग्लोबिन में। ग्लोबिन को बॉडी स्टोर कर लेगा ताकि उसमें से फिर न्यू हीमोग्लोबिन बना सके। आयरन और जो हीम पार्ट है, हीम फिर ब्रेक हो जाएगा इनटू आयरन एंड पोरफायरिन। आयरन को भी बॉडी स्टोर कर लेगा Fe3+ फॉर्म में सो दैट वापस नए हीमोग्लोबिन उससे बना सके। बट जो पोरफायरिन पार्ट है उसको बॉडी स्टोर नहीं कर सकता तो उसको वो कन्वर्ट कर देता है एक ग्रीन पिगमेंट में जिसका नाम है विलीबर्डिन। अब ह्यूमन बींग्स में बिलीबर्डिन फिर कन्वर्ट हो जाता है एक येलो पिगमेंट में जिसका नाम है बिलीरुबिन। और ये बिलीबर्डिन बिलीरुबिन एक साथ मिलके बाइल पिगमेंट्स कहलाते हैं जो कि फिर यूरिन एंड फीसेस में हमारे बॉडी से बाहर हो जाते हैं। समझ आ गया? डिस्ट्रक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन कंप्लीटेड। देन नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। बट ओके, तो हम पहले फंक्शन पढ़ लेते हैं, उसके बाद और एक चीज है जो मैं आपको बताऊंगी ब्लैंक पेज में, बट हम पहले फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन पढ़ लेते हैं। ठीक है ना? अगर हीमोग्लोबिन का फंक्शन का बात किया जाए तो मेजरली 4 फंक्शंस हैं हीमोग्लोबिन के। फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन तो क्या होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो हीमोग्लोबिन का काम ही वही है बेटा कि वो ऑक्सीजन बाइंडिंग पिगमेंट है ब्लड का। तो जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है तो फॉर्म होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। समझ आया? यही चीज मैं आपको ब्लैंक पेज में समझाऊंगी बोल रही थी, मैं लिख देती हूँ, अभी ही लिख लेते हैं। ठीक है, याद करने के लिए ये आपको नोट डाउन नहीं करना है अपने कॉपी में, बट रफ कॉपी में आप ये लिख सकते हो नोट डाउन फॉर द पर्पज ऑफ नोट डाउन एंड रिमेम्बरिंग। ओके, ना मैंने क्या बोला, ऑक्सीजन कंबाइंस विथ हीमोग्लोबिन टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विथ हीमोग्लोबिन टू फॉर्म कार्बामिनो hemoglobin. And similarly, carbon monoxide also combines with hemoglobin to form carboxy hemoglobin. ये नाम आप लोग को याद रखना है। और इन तीनों में से सबसे हाईएस्ट एफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन इज ऑफ कार्बन मोनोक्साइड। कार्बन मोनोक्साइड का सबसे हाईएस्ट एफिनिटी होता है बेटा, इसीलिए आप लोग का एक टॉपिक भी है कार्बन मोनोक्साइड पॉइजनिंग। आप लोग ने अगर पढ़ा होगा ये चीज तो क्या होता है बेटा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग एक रूम में सोए हो और वो रूम में आप एक किरोसिन लैंप लगा रखे हो, या फिर जैसे पहले जमाने में होता था ना, कोयला जला देते थे ताकि गर्माहट मिले विंटर सीजन के टाइम में। तो वैसा कंडीशन आपके रूम में है और आपके रूम में कोई भी वेंटिलेशन नहीं है, सारे विंडोज डोर्स सब क्लोज है। अब क्योंकि वहां पे किरोसिन हो गया या कोयला हो गया, ये सब जल रहा है, तो उसमें से कौन सा गैस रिलीज होगा, कार्बन मोनोक्साइड। और जैसे ही कार्बन मोनोक्साइड वहां रिलीज होगा, और वेंटिलेशन तो कुछ है ही नहीं, तो कार्बन मोनोक्साइड आपके ब्लड के अंदर एंटर करेगा और ब्लड में जितने हीमोग्लोबिन जो कि ऑक्सीजन के साथ बाइंड होके हैं वो सबको ऑक्सीजन से छुड़वा देगा और खुद बाइंड कर जाएगा और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। और कार्बन मोनोऑक्साइड एक बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस गैस है। अगर वो आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर रहा है देन अल्टीमेटली मतलब पूरा बॉडी में ऐसा कंडीशन आ सकता है कि वो इंसान कोमा तक जा सकता है, इवन डेथ तक भी जा सकता है, क्योंकि उस स्टेट में बॉडी पूरा ऑक्सीजन डिप्राइव्ड हो जाएगा, बिल्कुल ऑक्सीजन बॉडी में नहीं रहेगा क्योंकि सारे ऑक्सीजन रिप्लेस हो जाएंगे बाय कार्बन मोनोऑक्साइड। समझ आया? देन नेक्स्ट वही चीज हम जो पढ़ रहे थे, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा। अब ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है इट इज अ वेरी अनस्टेबल कंपाउंड, और ये जो कॉम्बिनेशन हो रहा है वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो जब ज्यादा ऑक्सीजन है तो वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन कर रहा है, एंड वेन एवर ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, और जब मतलब
पर्पस क्या है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन क्यों कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो जब ऑक्सीजन ब्लड में है तो वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके अपने आप को ट्रांसपोर्ट करवा देगा टू टिश्यूज, और जैसे ही टिश्यूज तक पहुंचेंगे तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा ताकि टिश्यूज ऑक्सीजन को लेके यूज कर सके। समझ आया। और ये जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है हीमोग्लोबिन के साथ, दैट इज अबाउट 97%। मतलब टोटल जितना ऑक्सीजन है बॉडी में, 100% अगर ऑक्सीजन है, 97% ऑक्सीजन खाली हीमोग्लोबिन के साथ ही कंबाइन होकर ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है। देन नंबर 2 पॉइंट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है। अब कितना परसेंट, 23%। टोटल कार्बन डाइऑक्साइड का 23% हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर ट्रांसपोर्ट होता है। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो रहा है तो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन फॉर्म होता है। अगेन ये भी एक बहुत अनस्टेबल कंपाउंड है क्योंकि यहाँ पे भी रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड फंक्शन इज बफर एक्शन। तो हीमोग्लोबिन बफर के जैसे काम कर रहा है और ब्लड का एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट लास्ट फंक्शन इज रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। तो मेजर तो हीमोग्लोबिन का काम है कि वो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, बट अगेन हीमोग्लोबिन ऑल्सो हैव अ की रोल इन द रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो एंड ब्लड प्रेशर। ओके। तो हमारे बॉडी में एक गैसियस हार्मोन होता है जो कि है नाइट्रिक ऑक्साइड, NO। ठीक है। NO मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड, जो कि एक गैसियस हार्मोन है जिसको प्रोड्यूस करते हैं एंडोथेलियल सेल्स। और ये जो एंडोथेलियल सेल्स हैं वो हमारे ब्लड वेसल्स के लाइनिंग में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है। क्या बोली, हमारे ब्लड वेसल्स को लाइन करके एंडोथेलियल सेल्स प्रेजेंट रहते हैं जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं, और ये नाइट्रिक ऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होके रहता है। बट अगर ऐसा कुछ कंडीशन आया तो हीमोग्लोबिन रिलीज कर देता है NO को, जो बाइंड होके है हीमोग्लोबिन के साथ NO, उसको वो रिलीज कर देता है। अब NO का काम क्या है, वो करता है वासोडाइलेशन। वासो मतलब बताई हूँ ब्लड वेसल, डाइलेशन मतलब डायमीटर बढ़ जाएगा, ब्लड वेसल का जो डायमीटर है ट्यूब का वो बढ़ जाएगा। दैट मीन्स ब्लड वेसल का डायमीटर इंक्रीज हो गया है। एंड वो कब होता है, व्हेन स्मूथ मसल इन द वेसल वॉल रिलैक्सेस। जब ब्लड वेसल के वॉल के जो स्मूथ मसल्स हैं वो जब रिलैक्स होते हैं तब ये होता है वासोडाइलेशन। और वासोडाइलेशन का काम क्या है, तो वो ब्लड फ्लो को इम्प्रूव कर देगा। ऑब्वियसली अगर ट्यूब का डायमीटर बढ़ गया है तो ज़्यादा ब्लड फ्लो कर रहा है और उस हिसाब से ज़्यादा ऑक्सीजन डिलीवरी हो रही है टू द सेल्स नियर द साइट ऑफ NO रिलीज। समझ आया आप लोग को। हीमोग्लोबिन NO को रिलीज कर देता है। कब रिलीज कर देगा, जब ब्लड वेसल के वॉल में प्रेजेंट स्मूथ मसल्स रिलैक्स कर रहे हैं, तब NO रिलीज हो जाएगा, जो कि करेगा वासोडाइलेशन, जिसके कारण ब्लड वेसल के डायमीटर बढ़ जाएंगे, जिसके कारण ब्लड फ्लो ज़्यादा हो रहा है तो ज़्यादा ऑक्सीजन डिलीवरी हो रहा है टू द सेल्स विच आर प्रेजेंट नियर द साइट ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज। समझ आया इतना तक आप लोग को। ऑल दीज आर द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ हीमोग्लोबिन। ऐसे जैसे यहाँ पे नोट्स लिखा है बेटा, सब आपको वैसे ही लिखना है। एंड दिस इज इट। आप लोग का ये टॉपिक बहुत अच्छे से मैंने कंप्लीट कर दिया है। बहुत सुंदर से आप लोग के लिए नोट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। रेस्ट अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, टीचिंग स्टाइल पसंद आता है, तो प्लीज़ लाइक बटन को हिट भी कर दीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, थैंक यू, कीप लर्निंग, स्टे ट्यून्ड बिकॉज नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द ही आएगा। ओके, बाय।